तो हेलो दोस्तों, रावल सिंह ओनली स्टडी क्लासेज की इस लेटेस्ट लाइव सेशन आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थर्ड टॉपिक यानी थर्ड लेक्चर रहेगा आपका। मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में 80% 11th फिजिक्स पार्ट यूनिट एंड डायमेंशन का खत्म करा दिया था। बेसिक लेवल से चलेंगे और पूरे के पूरे 14 चैप्टरों को कवर करेंगे। तो मैंने 80% खत्म करा दिया यूनिट एंड डायमेंशन, बोले तो मापन एवं मात्रक। आज 20% रह गया है। 20% में हम बताएंगे विमीय समानता का सिद्धांत और एरर। दो टॉपिक हैं आपके, दो टॉपिक रहेंगे कम से कम 30 से 40 मिनट के। फुल फोकस, फुल कंसंट्रेट, फुल फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए 30 से 40 मिनट के लिए। आने वाला टॉपिक आपके दिमाग बोर्ड से बैठने में स्कैन करा कर दूंगा, ध्यान से देखते जाइए। एरर क्या होती है और विमीय समानता का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले आपका रहेगा 11th फिजिक्स। फिजिक्स क्या रहेगा? थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर रहेगा, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम कवर करेंगे विमीय समानता का सिद्धांत। छोटा सा टॉपिक है विमीय समानता का सिद्धांत। जो आपका टाइम खींचेगा वो खींचेगा एरर यानी त्रुटि। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम कवर करेंगे फर्स्ट आपका पॉइंट रहेगा यानी फर्स्ट टॉपिक विमीय समानता का सिद्धांत। विमीय समानता का सिद्धांत, ध्यान से देखते जाइए। विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है विमीय समानता का सिद्धांत। विमीय समानता का सिद्धांत ये कहता है कि दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए, जिनको हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैंने आपके लिए दो वर्ड बोले हैं, दोनों पक्षों की या तो विमा समान हो, जिनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैं आपके लिए लेता हूं एक, जो मैंने आपके लिए मुंह से निकाली हो डेफिनेशन, ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर आ जाएगी। लिखाने का झंझट खत्म, स्क्रीन पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ध्यान से देखते जाइए। मैं आपके लिए ओनली एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से सेट कराऊंगा इस डेफिनेशन को। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है न्यूटन की गति का फर्स्ट समीकरण। न्यूटन की गति का फर्स्ट समीकरण जो दिया था न्यूटन भाई साहब ने, बी बराबर में यू प्लस ए टी का। तीनों को कवर कराऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। और इससे अलग भी आते हैं कॉन्सेप्ट। मैं इसको लेता हूँ बी बराबर में यू प्लस ए टी। बी आपका क्या है? बी फाइनल वेग, यू इनिशियल वेग, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। अब विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि वे विमाएं जिनको हम जोड़ भी सकते हैं या दोनों पक्षों की विमा समान हो, जिनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो देखो चेक करते हैं। b माइनस यू मैंने घटा दिया, उसके बाद प्लस में क्या है ए टी, ये सेकंड टाइम। उसके बाद में थर्ड टाइम क्या करूंगा, b बराबर में या b माइनस ए टी बराबर में u, ये भी आप कर सकते हैं। तो अब मैं निकालूंगा इनका विमीय समानता के सिद्धांत से इनका क्या दोनों पक्षों का डायमेंशन सेम होगा कि नहीं होगा। यदि सेम होगा तो ये समीकरण सत्य होगा, यदि सेम नहीं होगा तो ये समीकरण रॉन्ग होगा। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी समीकरण की, b बराबर में u प्लस ए टी की। ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट रहेगा b बराबर में u प्लस ए टी। ये आपका क्या है? LHS पक्ष, और ये आपका क्या है? RHS पक्ष। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। अब देखो LHS पक्ष में दे रखा है आपका फाइनल वेव, उसके बाद RHS में दे रखा है आपका इनिशियल वेग प्लस एक्सेलरेशन प्लस त्वरण। ध्यान से देखते जाइए। देखो सबसे पहले आप लेते हैं LHS पक्ष को, मतलब LHS पक्ष को यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने ले लिया इनिशियल वेव। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। शॉर्ट में लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपके लिए कवर करा दिया। 10 से 15 मैंने फॉर्मूले दिखा दिए, उनके मात्रक उनकी विमा निकालना सिखा दिया है उससे पहली क्लास में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, जाकर देखें। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इक्वल में क्या है? RHS पक्ष राइट हैंड साइड। अब RHS पक्ष में आपके लिए फिजिकल क्वांटिटी 3 दे रखी है। जोड़े में दे रखी है एटी और एक जोड़े में दे रखी है यू। तो उसमें से हमें एक को ही चूज करना है, या तो आप यू को चूज कर लीजिए या आप एटी को चूज कर लीजिए। यदि आपको दोनों को चूज कर लिया है यू प्लस एटी और विमा निकाली इसकी, तो समान नहीं आएगी। विमीय समानता का सिद्धांत कहता है ओनली एक फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम जोड़ भी सकते हैं दोनों पक्षों में और घटा भी सकते हैं। तो इसमें तो दो जोड़े दे रखे हैं बी प्लस और एटी। तो बी प्लस एटी तो मैं आपके लिए कवर करा देता हूँ, क्योंकि बी तो इनिशियल वेग है, समान ही आएगा। और आपको दिक्कत कहां पर आएगी? वो भी एटी में दिक्कत आएगी। तो मैं एटी को लेकर चलता हूं। एटी ये आपका क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। उसके बाद टाइम पहले से दे रखा है, ठीक है।
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको वेलोसिटी VELO, ठीक है। उसके बाद अब हम इनको हल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका m0 L1 T0। टाइम का क्या होता है T1, इक्वल में क्या दे रखा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर कर दिया टी का होल स्क्वायर, यानी टाइम का क्या कर दिया मैंने होल स्क्वायर, इनटू में क्या दे रखा है टाइम। एक टाइम से एक टाइम कैंसिल होगा तो ओनली बट्टे में क्या बचेगा, टाइम ही बचेगा। क्या बचेगा, बट्टे में टाइम ही बचेगा। यहाँ तक क्लियर, ये भी आपको कवर होना चाहिए। अब आपका आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यदि हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का बेमा निकालें तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है m0 L1 T0 और टाइम का क्या होता है T1। यहाँ तक क्लियर। तो मैं इसको हल करता हूँ, इक्वल में देकर आता हूँ, तो m0 L1 T0 और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ये t माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल में क्या दे रखा है m0 L1 T0, पॉजिटिव से नेगेटिव t माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको सेटलमेंट करूं इस पूरे इक्वेशन को, तो देखते जाइए ध्यान से। m0 L1 क्या रहेगा, m0 L1 t माइनस का 1। यदि घातें समान हो तो आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में। उसके बाद m0 L1 t माइनस का 1, आप देख सकते हैं m0 L1 t माइनस का 1, m0 L1 t माइनस का 1 दोनों पक्ष समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि RHS बराबर में LHS पक्ष दोनों समान है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर में क्या है राइट हैंड साइड। ये आपका क्या है समीकरण सत्य है, ठीक है। उसके बाद आपको लोचा आएगा इसी समीकरण में, एक ही जगह पर बी आ जाएगा या एक ही जगह पर आर आ जाएगा। आर यानी दूरी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, डायमीटर आ जाएगा। तो आपको ये समीकरण पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण आपका आता है एस बराबर में यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी सेकंड समीकरण है, एस बराबर में यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको भी मैं हल कराता हूँ, ध्यान से देखते जाइए। जो होमवर्क में मिलेगा आपको ये मिलेगा थर्ड समीकरण बी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको आपको हल करना होगा, होमवर्क मिलेगा ये घर के लिए। ध्यान से देखते जाइए। पहले हम कवर करते हैं सेकंड समीकरण को। ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का बीमीय सूत्र क्या होता है, पहले मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ। LHS बराबर में क्या है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। डिस्प्लेसमेंट का बीमीय सूत्र क्या होता है m0 L1 T0, ठीक है। बट्टे में कोई भी संख्या नहीं दे रखी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं दे रखी है, इसलिए हमें ज्यादा मात्रापच्ची करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका क्या दे रखा है, दो पक्ष दे रखे हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जो आपका 1/2 ये है वैल्यू, ये आपकी क्या है न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी मैथमेटिक्स वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। ओनली हमें चर्चा करनी है यूटी प्लस ए टी स्क्वायर से। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यूटी ए टी स्क्वायर, मैंने वहां पर कवर करा दिया था, ठीक है। या आप ए टी स्क्वायर ले लीजिए, यही आएगा इसका बीमीय सूत्र निकालेंगे तो हम। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर होल स्क्वायर हो रहा है, वहां पर ओनली टी था, तो मैं आपके लिए कवर करा रहा हूँ। ध्यान से देखते जाइए। ए यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, यानी वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेग का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ये हो जाएगा विस्थापन बट्टे टाइम का होल स्क्वायर। विस्थापन का विमीय सूत्र क्या है, विस्थापन का विमीय सूत्र क्या है, ध्यान से देखते जाइए। ये हो जाएगा T0। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इनटू में क्या दे रखा है टाइम का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइम से एक टाइम कैंसिल करेंगे, यहाँ तक क्लियर। ये बचेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टाइम यानी विस्थापन बट्टे क्या हो जाएगा समय, ये को समय इसमें ऐड हो जाएगा तो टी का होल स्क्वायर, इसलिए ये पूरा ही खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपका क्या बचेगा, इसमें ओनली डिस्प्लेसमेंट ही बचेगा। देखो मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ। ये आता आपका ए टी स्क्वायर, ये आपका क्या होता है त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग में परिवर्तन बट्टे समय इनटू में क्या दे रखा है समय का क्या दे रखा है होल स्क्वायर। वेग का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन बट्टे समय, तो समय का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन।
अपन में क्या दे रखा है, समय का होल स्क्वायर, क्या दे रखा है, समय का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या दे रखा है, समय का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओनली जो मैं आपके लिए बता रहा था कि यहाँ पर ओनली डिस्प्लेसमेंट बचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0l1t0 इक्वल में क्या दे रखा है, m0l1t0। तो मैंने आपके लिए कवर करा दिया था कि LHS पक्ष और RHS पक्ष दोनों समान हो, दोनों इक्वल हो, तो ये समीकरण सत्य होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि RHS पक्ष बराबर में LHS पक्ष दोनों क्या होंगे, समान होंगे। LHS इक्वल में क्या है, RHS। ये होता है सेकंड समीकरण का हल, और ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा b बराबर में u+at। यहाँ तक क्लियर। और मैं आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन जो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा लास्ट में लेकर आऊंगा, न्यूमेरिकल्स। उससे पहले एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, एरर। एरर का मतलब क्या होता है, त्रुटि। एरर टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, आपके समझ में आ पाएगा या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। ध्यान से देखते जाइए। एरर टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूँ। एरर टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड नहीं होती है, यानी एरर टॉपिक में कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐड नहीं होती है। ये सबसे अलग टॉपिक है, सबसे फ्रेश टॉपिक है, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। ध्यान से देखते जाइए। यदि आप पर जोड़ घटाव गुणा करने आते होंगे तभी आप ये समझ में आ पाएगा आपका टॉपिक, नहीं तो बाउंस जाएगा ऊपर से। ध्यान से देखते जाइए। एरर यानी त्रुटि, त्रुटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरर। यहाँ तक क्लियर। अब देखो एरर टॉपिक की डेफिनेशन देखते हैं हम। सबसे पहले एरर की डेफिनेशन क्या है। एरर की डेफिनेशन है, यदि कोई भौतिक राशि जिसका वास्तविक मान एक मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, हम एरर कहते हैं। दोबारा से, माना कोई भौतिक राशि जिसका वास्तविक मान एक मापित मान के अंतर, यानी वास्तविक मान एक मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, हम त्रुटि कहते हैं। तो ये हो गई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। वास्तविक मान, रियल वैल्यू, वास्तविक मान एवं या वास्तविक मान एक मापित मान के अंतर को, एक मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटि मतलब यानी एरर कहते हैं। यदि कोई भौतिक राशि जिसका वास्तविक मान एक मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, हम त्रुटि कहते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा दिए, वास्तविक मान एक मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ पर एक बढ़ा रहा है एक मापित मान के अंतर को, किसको, एक मापित मान के अंतर को। तो ध्यान से देखते जाइए। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल सेट करता हूं, यहां से आगे एग्जांपल सेट करता हूं, देखते जाइए। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लेता हूं। सबसे फर्स्ट जो आपकी गिनती होती है, सबसे फर्स्ट आता है 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 4, उसके बाद आता है आपका 5, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट 7। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 8, 6 के बाद डायरेक्ट 8। अब देखते जाइए, आना चाहिए था कितना, 7। जो आपकी रियल वैल्यू थी वो कितनी आनी चाहिए थी, यहाँ पर 7, और आई कितनी है, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आई है 8। तो यहाँ पर कितनी त्रुटि हुई, कितने की त्रुटि हुई, वो हुई 2 की त्रुटि। डायरेक्ट 6 से 8। जो आपका एरर होता है, जो गलती होती है, जो समझो गलती होती है आपसे, वही आपकी क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। यानी गलती ही आपकी क्या होती है, त्रुटि होती है। ये आपको याद रखना है, ना कोई एग्जाम्पल ना कोई डेफिनेशन, भाड़ में जाए डेफिनेशन, गलती ही त्रुटि कहलाती है। ये आपको बता देनी है जो आपसे कोई पूछे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं बात करता हूँ एक एक से त्रुटि टॉपिक के, जो आपके त्रुटि टॉपिक हैं उनके बारे में, जैसे गुणनखंड के कारण और भाग के कारण, जोड़ के कारण, गुणा के कारण, घात के कारण, मिश्रित त्रुटि, उनकी भी मैं बात करूंगा इसी टॉपिक में। सबसे पहले एक बार डेफिनेशन लिखें और हम बात करेंगे। अब ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे माध्य परम त्रुटि के बारे में। किसके, माध्य परम त्रुटि के बारे में। तो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा
माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि। यहां से देखते जाइए, देखो मैंने आपका टॉपिक लिया है माध्य परम त्रुटि, ठीक है। अब देखो मैंने कोई भौतिक राशि माना कि कोई भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि मैंने मान ली, ठीक है। किसको माना मैंने? ए को माना कि कोई भौतिक राशि जिसे n टाइम्स मापा जाता है, n बार क्या मापा जाता है, तो उसका हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो हम माध्य निकालेंगे कि कोई भौतिक राशि a जिसे m टाइम्स यानी n टाइम्स माप रहे हैं, तो उसका माध्य परम त्रुटि कितना होगा। देखते जाइए, हम निकालेंगे a मीन यानी a माध्य, ठीक है। देखो माना कोई भौतिक राशि जिसे हम n बार माप रहे हैं, किस बार? n बार। तो a1 प्लस में a2 प्लस में a3 प्लस में डॉट 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 an तक मापेंगे। यहाँ तक क्लियर? और डिवाइड किसका हो जाएगा? ये भौतिक राशि जिसे हम n टाइम्स माप रहे हैं, तो n का इसमें डिवाइड हो जाएगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जितनी भी हम भौतिक राशि को जोड़ते हैं उसका नाम लिख दिया जाता है, और जितनी भी बैठी है वो भौतिक राशि उसका हम भाग लगा देते हैं। किसका? जैसे 4 बैठी 5 बैठी तो उसमें हम भाग लगा देते हैं, वही आपका मीन होता है यानी माध्य होता है। उसी के बारे में मैंने आपके लिए बताया है कि माना कोई भौतिक राशि ए जिसे n बार मापा जाता है, तो मैंने उसका ए मीन निकाला है। ए एम बराबर में a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 ए एन, जिसे हम ए एन टाइम्स माप रहे हैं, बट्टे में n का भाग लग जाएगा। किस भौतिक राशि के भाग में लग जाएगा? ये किसका भाग लगेगा? n का भाग लगेगा, क्योंकि ए को हम माप रहे हैं n टाइम्स के लिए। ये हो गया आपका फर्स्ट मतलब एरर यानी माध्य परम त्रुटि खत्म यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि ध्यान से देखते जाइए। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? यदि इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसी डेफिनेशन में थोड़ा मेकअप कर लेना। माना कोई भौतिक राशि या वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं? माध्य परम त्रुटि कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, खाली एक को अलग कर देना, क्योंकि जो एरर की मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें एक की यानी एक की दो की जो गलती होती है वही आपकी एरर कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। और हम माध्य परम त्रुटि की देखें तो यहाँ पर एक को कैंसिल कर देना, वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं? माध्य परम त्रुटि। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? आपेक्षिक त्रुटि का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपेक्षिक त्रुटि इक्वल में क्या है? माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि बट्टे माध्यमान, माध्य परम त्रुटि बट्टे माध्यमान। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएं? इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि माध्य परम त्रुटि बट्टे माध्यमान या माध्य परम त्रुटि एवं माध्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। किसको? माध्य परम त्रुटि एवं माध्यमान के अनुपात को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन इसकी क्या है? माध्य परम त्रुटि एवं माध्यमान के अंतर को या माध्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? हम आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। यहां तक क्लियर? ये भी आपका टॉपिक फिनिश। अब आता है आपका नेक्स्ट प्रतिशत त्रुटि। क्या आता है? प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं डेल ए बार अपॉन में ए बार, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बार यानी दोहराने वाली संख्या, ठीक है। जैसे
0.25 पॉइंट हट जाएगा, 0.25, 25, 25, ये 12 बताता है, ठीक है। यानी 25, 25, 25, ठीक है। ये ऐसी संख्या होती है, अपने आप में दोहराती है, मतलब किसी भी न्यूमेरिक संख्या को, न्यूमेरिक वैल्यू को। तो आप लगाएं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो मत लगा, कोई दिक्कत है नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हम आपेक्षिक त्रुटि, मेरा मतलब प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात करते हैं। प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, देखते जाइए यहाँ पर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जब आपेक्षिक त्रुटि को किसके अनुपात में लिख दिया जाता है? प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिख दिया जाता है, तो वही आपकी क्या कहलाती है? प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। या आपेक्षिक त्रुटि को जब प्रतिशत की फॉर्म में लिखा जाता है, प्रतिशत त्रुटि के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वही आपकी क्या कहलाती है? प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो आप इसे लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटि इक्वल में क्या है? डेल ए अपॉन में ए इंटू में 100। प्रतिशत का जहां पर नाम लिया जाएगा तो गुणा हो जाएगा 100 का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? डेल बताता है परिवर्तन को, डेल ए अपॉन में ए इंटू 100 प्रतिशत को डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट गुणनखंड, मेरा मतलब योग के कारण त्रुटि। तो यहाँ से आगे अब अपर लेवल के टॉपिक आने वाले हैं। योग के कारण, घटाव के कारण, भाग के कारण, मिश्रित त्रुटि, उसके बाद घात के कारण त्रुटि। उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो अब देखो मैं यहां से आगे बात करने वाला हूं योग के कारण त्रुटि। किसके कारण? योग के कारण त्रुटि की बात। अब आपका रहेगा योग के कारण त्रुटि। मैंने 3 त्रुटि खत्म करा दी है। अब चौथी त्रुटि है आपकी योग के कारण। पहले मैंने कराई थी माध्यपरम त्रुटि, उसके बाद मैंने कराई थी आपेक्षिक त्रुटि, उसके बाद मैंने कराई थी प्रतिशत त्रुटि। अब है आपका नेक्स्ट 4th नंबर की त्रुटि क्या है? योग के कारण। योग के कारण या योगफल के कारण ये कह सकते हैं, ठीक है। योग के कारण यानी प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब देखो यहां से आगे आपको ध्यान देना होगा, पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होगा, ध्यान से देखते जाइए। अब देखो हम योग के कारण त्रुटि में दो क्या लेंगे? 2 राशियों को काम में लेंगे। 2 राशि कौन सी है वे? एक है आपकी ए और बी। माना कोई 2 राशि जो जिनका योगफल किसी तीसरी राशि के क्या होगा? इक्वल होगा। तो तीसरी राशि आपकी क्या है? तीसरी राशि रहेगी आपकी जेड। जेड बराबर में ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का योग किसके इक्वल है? जेड के इक्वल है। यहां तक क्लियर? अब मैं आपको यहां से आगे समझाऊंगा कि जेड ए प्लस बी को हमने क्यों लिखा है इक्वल में। ध्यान से देखते जाइए। मैं यहां पर लिख देता हूं, माना कि ए व बी राशि का योग तीसरी राशि जेड के बराबर होती हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहां पर जेड बराबर में ए प्लस बी। अब देखो मैं जेड बराबर में ए प्लस बी को कैसे यहां पर चेंज करूंगा, ध्यान से देखते जाइए। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं जेड को इस प्रकार से लिख दूं मैं, जेड प्लस में डेल जेड और ए प्लस बी को लिख देता हूं मैं ए प्लस डेल ए। उसके बाद में लिख देता हूं बी प्लस में डेल बी। यहां तक क्लियर? यदि मैं जेड प्लस डेल जेड को ए से लिख देता हूं इक्वल में ए प्लस बी को एक जगह लिख दूं, इसको ए प्लस बी को मैं एक जगह लिख दूं, तो देखते जाइए क्या रिजल्ट निकलेगा। ए प्लस बी और डेल ए प्लस बी को मैं एक जगह लिख देता हूं, डेल ए प्लस बी को मैं एक जगह लिख देता हूं। तो यहाँ पर डेल जेड जेड बराबर में
ए प्लस बी की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, जेड प्लस में डेल ए प्लस में डेल बी को मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे होगा आपका जो आपका जेड बराबर में जेड दे रखा है ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने ए प्लस बी की जगह पर लिख दिया यहाँ पर जेड, जेड से क्या हो जाएगा, जेड कैंसिल, डेल जेड बराबर में क्या बचेगा, डेल ए प्लस में डेल बी। ये होता है आपका किसके कारण, यू के कारण त्रुटि। यदि यहाँ पर हम लिख दें डेल जेड बराबर में डेल ए माइनस डेल बी, ये होगा घटाव के कारण त्रुटि। ये तो जोड़ के कारण है और ये आपका रहेगा घटाव के कारण। ठीक है, तो दो त्रुटि यहाँ पर फिनिश हो चुकी हैं, या हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल जेड बराबर में डेल ए प्लस डेल बी, जोड़ के कारण क्या है, त्रुटि, और ये आपके क्या है, घटाव के कारण त्रुटि। तो आई होप हम आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ किसके कारण, गुणनखंड के कारण त्रुटि, यानी गुणा के कारण त्रुटि। तो देखते जाइए, गुणा के कारण त्रुटि, गुणनखंड के कारण त्रुटि, गुणनखंड के कारण क्या होगी आपकी त्रुटि। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हमको अपनाना है जेड बराबर में ए प्लस बी। अब यहाँ पर ए प्लस बी नहीं आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो अब देखो यहाँ से आगे मैं आपके लिए 5वां पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ, गुणनखंड के कारण त्रुटि। वही आपको रूपरेखा अपनानी है जो मैं शुरू से मतलब योग के कारण त्रुटि में मैंने अपनाई है। तो यहाँ पर ओनली सिंबल बदल जाएगा, कंडीशन वही रहेगी। ध्यान से देखें प्लीज, बोर्ड की तरफ फोकस। जेड बराबर में ए प्लस की जगह पर इंटू आ जाएगा, वही स्थिति यहाँ पर सिचुएशन वही आपको अपनानी होगी। वही मैं आपके लिए क्या करता हूँ, जेड को कैसे लिखता हूँ, ऐसे ही इसकी फॉर्म में लिखूंगा मैं, जेड प्लस डेल जेड की फॉर्म में इक्वल में ए प्लस डेल ए, उसके बाद ये कोष्टक बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुणा का साइन लग जाएगा, जैसे आप पढ़ते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ए का होल स्क्वायर प्लस में बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही स्थिति इसकी होने वाली है, देखते जाइए। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए प्लस डेल ए मैंने इस प्रकार लिख दिया, इनटू में क्या है, इसमें क्या है, इसमें है गुणनखंड का सिंबल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बी को लिख देता हूं मैं बी प्लस में डेल बी, यहां तक क्लियर। तो जेड प्लस में डेल जेड बराबर में ए को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा एक को कॉमन ले लूंगा मैं ए को, तो एक प्लस में डेल ए अपॉन में ए। बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि ए कॉमन लिया 84 उड़ गई यहाँ पर, और ये ए कैसे आया और एक कैसे आया और डेल ए बट्टे में ए कैसे आया। ध्यान से देखते जाइए, बाउंस गया होगा यहाँ से आपके ये पॉइंट। देखो मैंने क्यों कॉमन लिया है, यहाँ से मैंने लिया था ए प्लस में डेल ए। अब देखो जैसे ही आप ए कॉमन लेंगे इसमें से, तो ए कॉमन आएगा, ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर एक बचा, उसके बाद इसमें से भी कुछ कॉमन लिया जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। और दोबारा से मैं इसमें गुणा कराता हूँ, तो ए प्लस में ए डॉट डेल ए अपॉन में क्या है ए, तो ए से ये कैंसिल, वही सिचुएशन बन जाएगी जो पहले जैसी सिचुएशन थी, ए प्लस में डेल ए। आपको पता हो गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, उसके बाद इसी प्रकार से मैं b कॉमन ले लेता हूं, वही 1 प्लस में डेल b अपॉन में क्या हो जाएगा b। यहां तक क्लियर। a प्लस बी को मैं क्या लिख देता हूं एक जगह, तो a इंटू बी, यहां तक क्लियर। उसके बाद a प्लस डेल a अपॉन में a, और सेकंड कोष्टक a प्लस 1 प्लस डेल b अपॉन में b। उसके बाद जो आपको a इंटू बी दिख रहा है उसकी जगह पर मैं लिखूंगा z को। किसको लिखूंगा, z को। तो z प्लस में डेल z बराबर में a प्लस बी की जगह पर z इक्वल में क्या है, अब मैं इनका गुणा कराऊंगा। ध्यान से देखते जाइए, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं आपके लिए बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये है आपका a प्लस बी, उसके बाद a प्लस बी,
ये आपने पढ़ा होगा गुणनखंड। देखो ए का इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का होल स्क्वायर, ए का गुणा इससे करेंगे तो ए बी आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर। बी का गुणा इससे करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। उसके बाद बी का गुणा इससे करेंगे तो प्लस में बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये सेम ही ए बी तो 2ab। ये स्थिति इसकी बनने वाली है। ध्यान से देखते जाइए, जैसे ये आपका क्या है, ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से आगे मैं कैसे लिखूंगा इसको, कैसे इसकी सिचुएशन को चेंज करूंगा। देखो सबसे पहले ए का गुणा एक से कराएंगे तो ए का जाएगा, प्लस में क्या है, ए का गुणा डेल बी अपॉन में बी से कराएंगे तो डेल बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद प्लस आ जाएगा, इसका गुणा इससे कराएंगे तो डेल ए अपॉन में ए, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद प्लस का आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, डेल ए अपॉन में क्या है, ए इंटू में क्या है, डेल बी अपॉन में क्या है, बी, और कोष्टक बंद। यहाँ तक क्लियर। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो यहाँ से आगे मैं चेंज करूंगा, क्या चेंज करूंगा, जेड से जेड कैंसिल, बचा के आपका डेल जेड बराबर में ये आपका पूरा कोष्टक बचा। अब मैं यहाँ से आगे लिखूंगा कि जो आपका डेल ए अपॉन में ए इंटू डेल बी अपॉन में बी है, जो आपका ये जोड़ा है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। किसकी कंपेयर में, डेल बी अपॉन में बी प्लस डेल ए अपॉन में ए के कंपेयर में, यानी डेल ए अपॉन में ए इंटू डेल बी अपॉन में बी बहुत छोटी क्वांटिटी है। किसकी तुलना में, डेल बी अपॉन में बी प्लस डेल ए अपॉन में ए की तुलना में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसलिए मैं इसको लिखूंगा डेल जेड बराबर में डेल ए अपॉन में ए इंटू डेल बी अपॉन में बी। ये हो जाएगा आपका गुणनखंड के कारण त्रुटि। यहाँ तक क्लियर। और ऐसे ही आपकी त्रुटि भागफल के कारण आएगी। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। मैंने गुणनखंड के कारण बता दिया आपको। अब मैं बताने वाला हूँ घात के कारण त्रुटि। कुछ भी नहीं है, इजी है, ठीक है। अब आपका घात के कारण त्रुटि रहेगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको एक बार रफ करता हूँ। छठवां पॉइंट रहेगा आपका घात के कारण त्रुटि। ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही छोटा टॉपिक है, घात के कारण त्रुटि। अगला पॉइंट है आपका घात के कारण त्रुटि। छठवां पॉइंट रहेगा घात के कारण एरर, ठीक है। सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका। अब देखो मैंने जो आपका लाया है घात के कारण त्रुटि, ये टॉपिक क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। मैंने मान लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड मान लिया, इक्वल में मान लिया मैंने ए की घात कितनी है, एम। यहां तक क्लियर। यहां तक क्लियर। तो आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखो मैं इसमें चेंज कैसे करूंगा, इसे एक्सचेंज कैसे करूंगा, ध्यान से देखते जाइए। तो मैं इसे एक्सचेंज करने के लिए मैं दोनों पक्षों में लॉग का गुणा करूंगा। किसका, लॉग का गुणा करूंगा। तो लॉग लूंगा मैं दोनों तरफ, लॉग लेने पर ये एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है लॉग, ठीक है। ये लॉग नहीं है, ये लॉग है, ठीक है। तो मैं लॉग ले लेता हूं, लॉग जेड इक्वल में लॉग ए की पावर एम या ए की घात एम। यहां तक क्लियर। अब देखो जो आपका लॉग जेड है, क्या है, लॉग जेड, इसे ऐसे ही रहने दो। उसके बाद ये आपका जो एम है, ये सरक के यहां पर आ जाएगा, एम इंटू लॉग ए। यहां तक क्लियर। अब मैं लॉग जोड़ मतलब जो आपका लॉग जेड है, इसका मेकअप करूंगा। तो इसे कैसे चेंज करूंगा मैं, तो इसे मैं चेंज कर दूंगा। आपने पढ़ा होगा लॉग एक्स का फॉर्मूला 1 में एक्स होता है। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखकर ना ऐसे लिखूंगा। जो मैंने 1/जेड लिखा है मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, यूं नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा डेल जेड अपॉन में जेड बराबर में एम इंटू ए, यानी डेल ए अपॉन में ए। ये होती है घात के कारण त्रुटि। यहां तक क्लियर। मैंने क्या लिया है, जेड बराबर में ए की पावर एम या ए की पावर घात
एम। लॉग लेने पर दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, लॉग जेड इक्वल में लॉग ए की पावर एम। उसके बाद मैंने लॉग जेड को इस प्रकार से लिख दिया, एम की एम लॉग ए को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ये होती है आपकी घात के कारण त्रुटि। अब आपकी बची है लास्ट मिश्रित त्रुटि, अधिकतम त्रुटि। यहां तक क्लियर? अब है आपकी मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि, 7वां पॉइंट। मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि। यहां तक क्लियर? अब देखो मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि कैसे क्लियर कराऊंगा मैं आपके लिए, ध्यान से देखते जाइए। मैंने मान लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये मान ली मैंने फिजिकल क्वांटिटी। क्या मान ली मैंने फिजिकल क्वांटिटी? जेड मान ली। क्या मान ली मैंने फिजिकल क्वांटिटी? जेड मान ली। तो ध्यान से देखते जाइए। और मैंने मान ली कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो मैंने मिश्रित राशियों की बात की थी। मिश्रित राशियों में मैक्सिमम एरर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखते जाइए। थोड़ा ब्रेक ले लिया था तो बीच में मतलब थोड़ा यदि कोई एरर आई हो तो उसे मतलब इग्नोर कर देना। अब देखो मैंने लिया था मिश्रित राशियों के कारण त्रुटि कैसे ज्ञात की जाती है, या मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि। मिश्रित राशियों में क्या ज्ञात करेंगे हम? अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे। तो मैंने कोई जेड मान लिया, इसके इक्वल मैंने मान ली फिजिकल क्वांटिटी, जैसे पी क्यू अपन में क्या है, पी क्यू एक्स बाई। ठीक है, पी क्यू एक्स बाई मैंने ये मान ली फिजिकल क्वांटिटी। मैंने इसकी पावर लगा दी ए, इसकी पावर मैंने लगा दी बी, इसकी पावर मैंने लगा दी सी, इसकी पावर मैंने लगा दी डी। यहां तक क्लियर? अब मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा। क्यों लूंगा? देखते जाइए। तो मैं दोनों तरफ लघुगणक लेने पर दोनों तरफ क्या लूंगा? लघुगणक, लघुगणक। ठीक है, या लॉग लूंगा। तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं। लॉग जेड बराबर में लॉग कैपिटल कोष्टक बंद पी की पावर ए क्यू की पावर बी अपॉन में क्या है, एक्स की पावर सी वाई की पावर डी। यहां तक क्लियर? और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो आपका ये फॉर्मूला है ये कैसे है। तो ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो आपने फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से पढ़ा होगा कि log x बट्टे वाई का फॉर्मूला क्या होता है। जो आपकी बट्टे में होती है वो संख्या वो हमेशा घटाव में चेंज हो जाती है, तो ये मेकअप होता है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, x बराबर में log x और माइनस में log y। ठीक है, जो आपका ये मतलब ये शब्द रहेगा log x बट्टे वाई, तो इसका फॉर्मूला log x माइनस log y रहेगा। यदि ये इनटू में है होता, जैसे log x y होता, तो ये इनटू में से प्लस में चेंज हो जाएगा, log x प्लस में log y। इनका मैं यूज करूंगा दोनों फॉर्मूले का, ध्यान से देखते जाइए। अब देखो जैसे ये भागफल में है तो मैं घटाने से चेंज कर दूंगा। ध्यान से देखें बोर्ड की तरफ, देखो ये आपका log z एज इट इज यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद log मैंने ये पूरा पार्ट x मान लिया y मान लिया। अब हम कैसे चेंज करेंगे इसे, x log x माइनस log y। तो x का काम क्या कर रहा है, p की पावर a, उसके बाद q की पावर b, माइनस का चिन्ह। log y का काम क्या कर रहा है, y का काम कर रहा है x की पावर c, उसके बाद y की पावर d। यहां तक क्लियर? आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से फुल फोकस बोर्ड की तरफ। अब यहां से आगे क्या होगा, ध्यान से देखें बोर्ड की तरफ। अब यहां से आगे कुछ भी नहीं होगा। देखो जो आपका ये है log p की पावर a और q की पावर b माइनस log x की पावर c y की पावर d। अब जो आपका ये इनटू में है, इनटू में है, इसे हम चेंज करेंगे किसमें, प्लस में। तो देखो प्लस में चेंज हम कैसे करेंगे, वही log z इक्वल log p की पावर a प्लस log q की पावर b, माइनस का चिन्ह बीच में रहेगा। उसके बाद log x की पावर c प्लस में log y की पावर में d। अब देखो पावर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी, तो log z बराबर में a log p प्लस में b log q माइनस c log x प्लस d log y। ये होती है मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि। ठीक है, यहां तक क्लियर?
लॉग जेड बराबर में ए लॉग पी प्लस में बी लॉग क्यू माइनस सी लॉग एक्स प्लस डी लॉग वाई। यहां तक क्लियर। अब देखो यहां से आगे जो हमने गलती की है वो गलती की है चिन्हों के साथ। जो आपका ये माइनस है ये भी इसको माइनस कर देगा, माइनस से माइनस टकराएगा तो माइनस ही हो जाएगा, जीरो से जीरो टकराएगा तो जीरो ही हो जाएगा। इसलिए जो माइनस से पंगा लेगा वो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब थोड़ा मेकअप करना जरूरी है। लॉग जेड को डेल जेड बट्टे जेड की फॉर्म में लिख दूं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यदि मैं लॉग पी को मैं इस प्रकार से लिख दूं, ए इंटू में लॉग पी को मैं डेल पी अपॉन में पी लिख दूं, कोई दिक्कत? उसके बाद में प्लस का प्लस चिन्ह रहने दूं, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं। बी लॉग क्यू को मैं इस प्रकार से लिख दूं, बी इंटू लॉग क्यू को मैं डेल क्यू लिख दूं बट्टे क्यू लिख दूं, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से मैं इसको भी ऐसे ही लिख दूं। उसके बाद में माइनस, जो आपका माइनस माइनस है ये माइनस 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 माइनस, इससे मैं माइनस का गुणा कर दूंगा इसमें तो ये प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, हमेशा ध्यान रख लेना। इसलिए मैं प्लस कर देता हूं यहाँ पर। c इंटू लॉग एक्स को मैं डेल एक्स बट्टे एक्स की फॉर्म में लिख दूं, प्लस का प्लस चिन्ह रहेगा। उसके बाद d को मैं एज इट इज ऐसे ही रहने दूं, लॉग y को मैं इंटू में डेल y बट्टे y लिख दूं। ये होता है बाबू कॉन्सेप्ट मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि। क्या होता है? मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि। यहां तक क्लियर। डेल जेड अपॉन में जेड इक्वल में ए इंटू डेल पी अपॉन में पी प्लस बी इंटू डेल क्यू अपॉन में क्यू प्लस सी इंटू डेल एक्स बटे एक्स इंटू डी इंटू डेल वाई अपॉन में वाई। ये होता है पूरा 11th फिजिक्स का चैप्टर फिनिश। यहाँ पर होता है आपका 11th फिजिक्स कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, 3 क्लास में मैंने सोल्यूशन करा दिया है। एक में मैंने 50% खत्म करा दिया था एक क्लास में, एक में मैंने 30% या 20% खत्म करा दिया, और इसमें मैंने जो आपका बचा 20% या 30% ये भी फिनिश हो चुका है। अब मैं इससे लेकर आऊंगा रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। क्या लेकर आऊंगा? न्यूमेरिकल्स जो आने लायक हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। ये क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।